हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे, जिसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, थोड़ी सी उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी जिन्होंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो पहले वो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। ठीक है, आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी के दौरान पे। तो क्या हुआ, 1774 का टाइम पीरियड था जब लुई 16 जो थे, जो कि बुरबॉन फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या किया, फ्रांस का जो राजगद्दी थी वो संभाल ली, या आप ये कह सकते हो ये फ्रांस के क्या बन गए, राजा बन गए। जब ये राजा बने तब इनकी उम्र 20 साल थी और इनकी शादी भी हो रखी थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ, जिसका नाम था मैरी एंटोनिटी। ठीक है, जब ये नए नए राजा बने ना, तो इन्होंने देखा फ्रांस की जितनी भी ट्रेजरी है वो खाली हो चुकी है, यानी कि फ्रांस के अंदर जितना भी खजाना है वो खत्म हो चुका है। और इसके पीछे दो रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि बहुत लंबे समय से जो वॉर चल रहे थे, उस वजह से फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो खत्म हो चुके थे, ड्रेंड हो चुके थे, खाली हो चुके थे, जिस वजह से फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरी तरह से खाली हो चुके थे। और दूसरा मेन रीज़न ये था कि वर्सलाइज एक जगह का नाम है जो कि फ्रांस के अंदर ही फॉल करती है। इस वर्सलाइज के अंदर एक बहुत बड़ा पैलेस था। ठीक है, और बहुत ही सुंदर पैलेस था। तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से उसकी मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। तो ये भी एक रीज़न रहा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ड्रेन्ड होने का, ठीक है, खाली होने का, ख़त्म होने का। अब क्या था, लुई 16 के अंडर ही फ्रांस जो था उसने क्या किया, अमेरिका की हेल्प की। क्यों हेल्प की, क्योंकि अमेरिका की 13 कॉलोनीज जो थी ना, वो ब्रिटेन ने अपने अंडर की हुई थी। सो दैट कि अमेरिका चाहता था वो उस ब्रिटेन से अपनी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या करे, आज़ाद करे और उनको इंडिपेंडेंस दिलवाए। अब फ्रांस उसकी हेल्प क्यों कर रहा था, बिकॉज फ्रांस का भी दुश्मन था ब्रिटेन। तो उस चीज़ को, अपनी दुश्मनी को मतलब अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की। ठीक है, फिर उस वॉर में, या आप कह सकते हो जब उसने अमेरिका की हेल्प की, किसने, फ्रांस ने, तो उसमें फ्रांस का बहुत खर्चा हुआ। ठीक है, जब उसका खर्चा हुआ तो फ्रांस ने क्या किया, बहुत सारा पैसा जो था वो क्या कर लिया, कर्ज पे उठा लिया। मोर देन 2 बिलियन लीवर जो थे वो उसके कर्ज में आ गए, यानी कि 2 बिलियन लीवर से भी ज़्यादा कर्जे में वो डूब चुका था। कौन, फ्रांस। ठीक है, अब लीवर्स क्या है यहाँ पे, तो लीवर जो है ये फ्रांस की करेंसी यूनिट थी। जैसे आपकी इंडिया का रुपीज़ है, तो फ्रांस का उस समय क्या था, लीवर था। ठीक है, लीवर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1794 में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अब जो है फ्रांस की करेंसी यूनिट क्या है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना ही नहीं, फ्रांस गवर्नमेंट जो थी वो क्या करने लगी, अब जो जिससे मतलब कर्ज उठाया हुआ था ना फ्रांस की गवर्नमेंट ने, वो उनसे 10% जो था वो इंटरेस्ट भी लेने लगा लोन्स के ऊपर। यानी कि जो लोन फ्रांस ने लिया हुआ था किसी बंदे से, वो बंदे जो थे वो क्या कर रहे थे, उनको 10% इंटरेस्ट भी मांग रहे थे। अब फ्रांस की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही मतलब उन पेमेंट्स को अकेले जो थी वो पूरा नहीं कर पा रही थी। यानी कि वो जो खर्चा आ रहा था ना, कि इंटरेस्ट भी पे करना है उनको, फिर पैसा भी चुकाना है, तो वो अकेले वो खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी। जिस वजह से फ्रांस ने क्या किया, उसने लोगों के ऊपर, यानी कि फ्रांस की जो स्टेट थी उसके ऊपर फोर्सफुली टैक्स जो था उसको इंक्रीज कर दिया। पहले भी लोग टैक्स देते थे, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड था। लेकिन अब जब फ्रांस जो थी वो इस सिचुएशन को फेस कर रही थी कि भाई उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, इतना खर्चा जो है वो अकेले नहीं उठा पा रही थी, तो उसने क्या किया, स्टेट के टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन स्टेट के टैक्सेस इंक्रीज़ करने के बाद भी उसके जो वो खर्चे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो फिर क्या किया, फ्रांस की सोसाइटी ने 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी को 3 स्टेट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। फ्रांस की सोसाइटी नहीं, यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने फ्रांस की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में। ठीक है, जिसमें जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ना, वो ही क्या कर रहे थे, उन टैक्सेस को पे कर रहे थे। अब ये एक डायग्राम है, या आप बोल सकते हो ये फिगर है। इस फिगर के थ्रू जो है हम देखेंगे कि कैसे उसने, यानी कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो था वो फ्रांस की डिवीजन की। तो फर्स्ट वन आ जाते हैं क्लर्जी, यानी कि फर्स्ट स्टेट में आ जाते हैं क्लर्जी, सेकंड स्टेट में आ जाती है नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आ जाती है ये कुछ पर्सन्स। या आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेट जो थी उसको भी डिवाइड किया गया था 3 कैटेगरीज में। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी में आ जाते थे बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, सौदागर, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, यानी कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आते थे। सेकंड में आते थे पीजेंट्स, वो जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, या आर्टिसंस यानी कि कलाकार लोग। ठीक है, और थर्ड स्टेट में आते थे वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी,
या जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन होती थी, या फिर आप कह सकते हो सर्वेंट्स वगैरह जो थे वो इस थर्ड स्टेट की थर्ड कैटेगरी में फॉल करते थे। अब क्या हुआ उसके बाद, अब सोसाइटी फिर से फ्यूडल सिस्टम के अंडर आ गई। फ्यूडल सिस्टम के अंडर आ गई यानी कि जहाँ पे कुछ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन होती थी, और उन्हीं की ज़मीनों पे जो बाकी के लोग थे, कॉमन पीपल्स थे, वो क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, उसी को ओल्ड रिजीम जो है वो टर्म दी गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर 2 जो थी ये शो की, जिसमें ये डिवीजन हुई हुई थी, इसमें क्या हुआ, जो फ्रेंच सोसाइटी थी ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है, जिसमें पीजेंट जो थे, यानी कि 90% पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स की थी, और वो क्या करते थे, नोबिलिटी के या क्लर्जीज की लैंड्स पे क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, काम करते थे। और 60% जो लैंड थी वो किसके द्वारा ली गई हुई थी, नोबल्स के द्वारा और चर्च के द्वारा, और बाकी के थर्ड स्टेट के जो बहुत अमीर लोग थे उनके द्वारा। ठीक है, थर्ड स्टेट्स में कुछ लोग जो थे वो अमीर थे, बाकी सब जो थे वो क्या थे, गरीब थे। फिर क्या हुआ, जो आपकी स्टेट थी वो क्या कर रही थी, टैक्सेस जो कि थर्ड स्टेट से ले रही थी, उन टैक्सेस के थ्रू जो थी वो क्या कर रही थी, अपने उन इंटरेस्ट के लोन्स को और इंटरेस्ट को क्या कर रही थी, पे कर रही थी। नोबल जो थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस को क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो क्या करते थे, फ्यूडल ड्यूज़ को क्या करते थे इसमें, यानी कि वो लोगों से ड्यूज़ वगैरह भी लेते थे, फ़ी वगैरह भी लेते थे, और साथ ही साथ में वो फ़ी किससे पूरा खर्चा निकालते थे, वो निकालते थे पीजेंट से। और उसके बाद पीजेंट जो थे उनको क्या करना पड़ता था, लॉर्ड्स के अंडर भी काम करना पड़ता था, उनके घरों में भी काम करना पड़ता था, उनकी फील्ड्स में भी काम करना पड़ता था, उनकी आर्मी में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था, और साथ ही साथ में वो जब रोड्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह होती थी उनमें भी वो क्या काम करते थे। यानी कि थर्ड स्टेट्स के लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर चर्च जो था ना वो भी क्या कर रहा था, पीजेंट से टैक्स लेता था, और उस टैक्स का नाम क्या था, तित्स। ठीक है, तित्स क्या थे, ये एक तरह का टैक्स था जो कि चर्च क्या करता था, क्या करता, पीजेंट से लेता था। यानी कि जितनी भी वो प्रोडक्शन करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, उसका 1/10 जो पार्ट था वो चर्च उनसे ले लेता था। और भी डायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो उनसे लिए जाते थे, जैसे कि टैली। ठीक है, टैली एक तरह का टैक्स था जो कि स्टेट जो थी वो उनसे डायरेक्टली लेती थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि साल्ट की कंजम्पशन, तंबाकू की कंजम्पशन। ठीक है, तो इस तरह का जो यूज़ करता था उनको भी क्या करना पड़ते थे, टैक्सेस पे करने पड़ते थे। और ये सारे टैक्सेस जो थे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोगों को ही देने पड़ते थे। अब हमारे ये देखो एक हमारे पास ये एक पिक्चर है, इस या आप कह सकते हो एक फिगर है। इस फिगर में देखो ये एक क्या है, नोबल बोल सकते हो या क्लर्जी बोल सकते हो, और ये आप बोल सकते हो थर्ड स्टेट का पर्सन था। नोबल के पास बहुत कुछ है खाने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, थर्ड स्टेट के बंदे से ले रहा है, और थर्ड स्टेट के बंदे के पास कुछ भी नहीं है, बस जो जितना भी कुछ है वो क्या कर रहा है, उस नोबल को आके दे रहा है। तो इस तरह की कंडीशन हो चुकी थी कहाँ पे, फ्रांस के अंदर। अब वो सरवाइव कैसे कर रहे थे, तो जो पॉपुलेशन थी ना फ्रांस की वो क्या हो चुकी थी, 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गई थी। यानी कि 1715 के दौरान 23 मिलियन पॉपुलेशन थी कहाँ की, फ्रांस की। जैसे कि 1789 का टाइम पीरियड आया, ये दौर आया, तो तब पॉपुलेशन जो थी वो 28 मिलियन होगी। ये जो रैपिड इंक्रीज हो रहा था ना किसमें, पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी और इसके साथ साथ फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ने लगी, लेकिन प्रोडक्शन जो थी वो ग्रेन्स की वो उस डिमांड पे नहीं थी। यानी कि जितनी पॉपुलेशन थी प्रोडक्शन उतनी नहीं की जा रही थी। सो जो प्राइस था ब्रेड का, ठीक ठीक है, ये एक स्टेपल डाइट थी। स्टेपल डाइट यानी कि फ्रांस के लोग जो थे वो क्या खाते थे, ब्रेड खाते थे। जैसे आपके नॉर्थ के लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं किसको, फुल्के को आप कह सकते हो या रोटी को, और साउथ के लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं चावलों को। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ का स्टेपल फूड क्या आ जाएगा, जैसे रोटी बोल सकते हो आप, तो वहाँ का स्टेपल फूड था क्या, ब्रेड। तो क्या हुआ, जब प्रोडक्शन जो थी ग्रेन्स की वो उस डिमांड पे नहीं होने लगी, तो क्या किया फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया, सो दैट के कुछ ही लोग जो है वो उसको खरीद सके, जिसकी वजह से जो बाकी के हैं वो क्या करेंगे, अगर वो खाएंगे नहीं तो वो जिएंगे कैसे। ठीक है, मोस्ट वर्कर्स जो थे उनको क्या कर दिया गया, वर्कशॉप पे लगा दिया गया, उनको लेबरर्स की जो थी वो नौकरी दे दी गई। ठीक है, और उनके वेजेस जो थी ना, तनख्वाह जो थी, यानी कि जितना उनसे वो काम करवाते थे उतनी उनको तनख्वाह नहीं देते थे। अब तनख्वाह तो उनको दी जाने लगी, लेकिन जितनी इनकी तनख्वाह थी इतने प्राइसेस जो थे वो ब्रेड के नहीं थे। दैट मीन्स के प्राइसेस जो थे ब्रेड के वो इतने ज़्यादा हायर थे कि वो क्या करते थे, जितनी उनको तनख्वाह दी जाती थी उसमें वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे।
सो जो गैप था पुअर और रिच के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और थिंग्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स होने लगी। कब वर्स होने लगी? जब ड्रॉट या फिर हेल जो थी, यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब सूखा पड़ना शुरू हो गया या फिर जब वो ओले वगैरह पड़ना शुरू हो गए, तो उस समय चीज़ें और ज़्यादा जो थी वो बद से बदतर होने लगी। और इस चीज़ से क्या हुआ? सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो था वो सामने आया, ठीक है, फ्रांस के अंदर। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है यहाँ पे? ये एक तरह की ऐसी सिचुएशन थी जब लोगों के लाइवलीहुड जो था, जो बेसिक लाइवलीहुड था, वो खतरे में पहुंच चुका था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब एक मिडिल क्लास ने क्या कर लिया था? बर्थ ले लिया था। अभी हम देखेंगे कि कैसे उसका बर्थ हुआ। तो पास्ट में क्या हुआ? पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे ना, वो रिवॉल्ट्स में क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे? क्यों वो रिवॉल्ट्स कर रहे थे? क्यों वो विद्रोह कर रहे थे? बिकॉज फूड की स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी और टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए वर्कर्स और पीजेंट जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बट वो असमर्थ हो गए, ठीक है। कौन? पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे वो असमर्थ हो गए कि वो उन सोसाइटी के अंदर सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर चेंज ला सके, बदलाव ला सके, बिकॉज उनके पास मीन्स और उनके पास प्रोग्राम जो थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। और उन्होंने क्या किया? इस चीज़ को किस लोगों के ऊपर छोड़ दिया? थर्ड स्टेट्स के उन लोगों के ऊपर जो कि पढ़े लिखे थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे अभी अभी, क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे अभी अभी ही जो थी वो ज़्यादा कमांड में आने लगी। तो एजुकेशन, जो अभी अभी पढ़े लिखे लोग थे उनके पास न्यू न्यू आइडियाज़ थे। सो दैट कि उन पीजेंट्स और वर्कर्स ने ये चीज़ जो थी, ये रिवॉल्ट की जो चीज़ें थी वो उन थर्ड स्टेट के उन पर्सनस पे छोड़ दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 18th सेंचुरी के आते आते नए सोशल ग्रुप्स का एमरजेंस हुआ, जिसको नाम दे दिया गया क्या? मिडिल क्लास, जो कि अपने लिए क्या कर रहे थे? खुद ही दौलत कमा रहे थे। और वो कैसे, मतलब अपने लिए अपनी अर्निंग कैसे कर रहे थे? ओवरसीज़ में ट्रेड करके, यानी कि अपने ट्रेड को बढ़ाकर और कुछ जो चीज़ें थी मैन्युफैक्चर कर कर, और वो चीज़ें क्या थी? जैसे वूलन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल्स हो गए, यानी कि वूलन और सिल्क के कपड़े हो गए, इनको वो एक्सपोर्ट भी करते थे और इम्पोर्ट भी करते थे, जिसकी वजह से वो क्या बन चुके थे? एक सोसाइटी के रिच मेंबर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट्स के ये क्या थे? ये थर्ड स्टेट्स के एक मेंबर बन चुके थे। इनका जो प्रोफेशन था, यानी कि आप ये कह सकते हो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स जो थे, यानी कि जो अपनी वेल्थ कमा रहे थे ओवरसीज़, यानी कि समुद्रों के उधर अपना ट्रेड बढ़ा के और वूलन और सिल्क टेक्सटाइल्स के कपड़े बनाकर जो अपना ट्रेड कर रहे थे, उनको भी थर्ड स्टेट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया। और ये किस कैटेगरी में आ रहे थे? थर्ड स्टेट्स की पहली कैटेगरी में आ रहे थे, जहाँ पे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, यानी कि जहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये सारे जो थे ना, ये एजुकेटेड और पर्सन जो थे, ये जो थर्ड स्टेट के फर्स्ट कैटेगरी के जो पर्सन थे, इनका ये मानना था कि भाई सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए? सोसाइटी जो है वो एक ही तरह से, यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और किसी भी इंसान को जो है वो विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए जन्म से ही, ठीक है। और उसके बाद क्या है? सोसाइटी की जो अंदर जो पोजीशन दी जाती है किसी भी पर्सन को, वो पोजीशन जो है वो उसके मेरिट के बेस पे होनी चाहिए, ना कि उसके बर्थ के बेस पे। दैट मीन्स कि सोसाइटी के अंदर जो भी उसको पोजीशन मिल रही है, वो उसका धर्म, उसकी कास्ट, उसके प्रोफेशन को देख के नहीं मिलनी चाहिए, वो बल्कि उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत को देख के मिलनी चाहिए। फिर इन आइडियाज़ की वजह से सोसाइटी के अंदर जो है वो फ्रीडम और इक्वल लॉज को लेके जो थे वो क्या होने लगे? रिवॉल्ट्स होना शुरू हो चुके थे। अब क्या हुआ? कुछ फिलोसफर्स जो थे, फिलोसफर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। तो फिलोसफर जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक्यूज रूसो, ठीक है, इन्होंने भी कुछ अपने जो थी पॉलिसीज़, या आप कह सकते हो अपने व्यू पॉइंट्स दिए, जिसमें क्या है? लॉक जो था, यानी कि जॉन लॉक जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो डिवीजन हो रही है ना, या आप ये कह सकते हो जो डिवीजन का डॉक्ट्राइन है और जो एब्सोल्यूट राइट है किसका? मोनार्की का, ये क्या होना चाहिए? सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। और रस्सियो ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जैसे आजकल के टाइम पे डेमोक्रेसी आ गई है, ठीक है, 5 साल की गवर्नमेंट बनती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो रसियों के अकॉर्डिंगली ऐसा सोसाइटी के अंदर होना चाहिए था कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जिसमें पीपल्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो क्या होने चाहिए? एग्जिस्ट करने चाहिए। फिर उसके बाद एक और फिलोसफर जो थे हमें देखने को मिले, और उनका नाम था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने भी एक बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो पावर है ना, यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर है उसकी डिवीजन होनी चाहिए बिटवीन दी लेजिस्लेटिव
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि गवर्नमेंट की पावर को 3 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और वो कौन से थे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का, इसको सबसे पहले जो था वो कहाँ पे फोर्स किया गया, यानी कि इन्फोर्स किया गया? यूएसए में। और यूएसए में कब किया गया? जब यूएसए की 13 कॉलोनीज जो थी, या अमेरिकन 13 कॉलोनीज जो थी, जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटेन से, उसके बाद ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का, कौन सा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में गवर्नमेंट को डिवाइड कर देना, ठीक है, गवर्नमेंट की पावर्स को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो तब ये क्या किया गया? इम्प्लीमेंट कर दिया गया, कहाँ पे? यूएसए में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये चीज़ को क्या करता है? गारंटी करता है। गारंटी करना यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ को बताता है कि राइट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के राइट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल थिंकर जो है फ्रांस के अंदर, वो इनकी एग्जांपल्स को क्या कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे। ये आइडियाज़ जो थे ना फिलोसफर्स के, कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो आपकी सोसाइटी है उनमें डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, मोनार्की को ज़्यादा जो है वो पावर नहीं मिलनी चाहिए, ये जो फिलोसफर्स के आइडिया थे ना, इनको जो है सैलून्स और कॉफ़ी हाउसेस में जो था वो क्या कर दिया गया? वहाँ पे इनका यूज़ होने लगा, वहाँ पे इनको इंटेंसिवली डिस्कस किया जाने लगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि जहाँ पे इकट्ठे होते थे ना ज़्यादा, वहाँ पे इन लोगों को इस चीज़ से जो था वो जागरूक किया जाता था। और कुछ लोग जो थे वो बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी इस चीज़ों का क्या कर रहे थे? फैला रहे थे। जब लोग जो थे जहाँ पे इकट्ठे मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे या जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो वहाँ पे क्या है, चौराहे पे खड़े होके बड़े बड़े मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में, मतलब ऊंची आवाज़ में जो था वो उनको भी इन चीज़ों के बारे में बताया जाता था। सो ये जो न्यूज़ आई ना, एक ऐसी न्यूज़ सुनने को उस टाइम पे मिली कि जो लुईस 16 है वो क्या कर रहे हैं, वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो फिर से क्या करेंगे? टैक्सीज को इम्पोज कर देंगे, सो दैट कि स्टेट जो है वो क्या कर सके? स्टेट के एक्सपेंसेस को जो है वो जितने भी मतलब स्टेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा किया जा सके। और जो लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रिविलेजेस सिस्टम के अगेंस्ट, वो लोग जो है वो शांत होकर बैठ जाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो इसमें बताएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा रह गया है वो अब हमारा आ जाएगा द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये जो है हम पार्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ आपको समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर सकूँ। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।